नमस्कार, द बोनस के प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। आपकी जेब से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के हम पहुंच चुके हैं अपने स्टूडियो और खबरों के विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी जी मुंबई स्टूडियो से। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। तो अंशुमान सर के साथ खबरों का विश्लेषण शुरू करें उससे पहले आपको फटाफट ये बता देते हैं कि आज मुख्य तौर पर किन विषयों पर हम बातचीत करने वाले हैं, किन पर चर्चा करने वाले हैं, नजर डालते हैं ऑन द शो पर। बोनस पॉइंट की शुरुआत हम एफडी के ब्याज दर से जुड़ी खबर से करेंगे। एसबीआई ने ब्याज दरों में 20 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। इसके क्या संकेत हैं और क्या असर होगा, इस पर विस्तार से बातचीत होगी। इसके बाद म्यूचुअल फंड से जुड़े आंकड़ों पर भी बात होगी। आंकड़े बताते हैं कि म्यूचुअल फंड का दबदबा सिर्फ मेट्रो तक ही सीमित है। ऐसा क्यों है, इस पर आगे क्या कुछ संभावनाएं बन रही हैं, इस पर भी डिटेल में बातचीत होगी। अमेरिका भारत के ट्रैवल एजेंटों पर सख्ती करने जा रहा है, यहां तक कि वीजा बैन भी लग सकता है। इसकी क्या वजह है, इसे अंशुमान सर से समझने की बात होगी। अगली खबर यूरोपियन यूनियन और यूके के बीच हुई नई डील से जुड़ी है। अंशुमान सर से डील से जुड़ी हुई तमाम खास बातों को समझेंगे। चीन ने 7 महीने के बाद फिर से ब्याज दरों में कटौती की है। ब्याज दर पर कटौती पर चीन के कदम के आखिर में मायने क्या है, इस पर होगी डिटेल में बातचीत। और आखिर में चलेंगे जापान के बॉन्ड बाजार की हलचल से पूरी दुनिया में असर देखने को मिल रहा है। भारतीय बाजारों में भी उसकी वजह से आज गिरावट देखने को मिली। आखिर ऐसा क्या हुआ है, इस पर भी होगी आज डिटेल में बातचीत। चलिए, लेकिन शुरुआत करेंगे रिजर्व बैंक से जुड़ी खबर के साथ। रिजर्व बैंक की तरफ से पॉलिसी दरों में एक और कटौती से पहले बैंकों ने अपने स्तर पर ब्याज दरें घटानी शुरू कर दी हैं। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने एफडी पर ब्याज दर में 20 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। ये कटौती 16 मई से लागू हो चुकी है। पॉलिसी दरों पर रिजर्व बैंक की एमपीसी की बैठक 4 से 6 जून के बीच होनी है और महंगाई में आई कमी के बाद इस तरह की संभावनाएं हैं कि आरबीआई एक बार फिर से रेपो रेट में कटौती करेगा। सर, क्या कुछ वजह आप मान रहे हैं जिस वजह से ये कटौती देखने को मिल रही है और इसका असर आने वाले समय में किस तरीके से देख रहे हैं आप? विपुल, एसबीआई की कटौती काफ़ी बड़ी है। अगर आप देखिए, अप्रैल में आरबीआई ने करीब 25 बेसिस पॉइंट का रेपो रेट कट किया था और उस दौरान ये भी कहा था कि बैंक अपने यहाँ ब्याज दरों में कमी को पास ऑन नहीं कर रहे हैं। और बैंकों की तरफ से लगातार इस बात के संकेत दिए जा रहे थे कि उनकी डिपॉजिट्स की कॉस्ट ज़्यादा है, उनके फंड की कॉस्ट ऑफ फंड ज़्यादा है और उसे संतुलित करने की ज़रूरत है। और ये प्रक्रिया अब शुरू हो गई। अब स्टेट बैंक, जो कि सबसे बड़ा बैंक है, उसने करीब 20 बेसिस पॉइंट की कटौती की है और सभी म्याद में, सभी तरीके के टनर में की है। 7 से 45 दिन में अब एफडी की पे इंटरेस्ट रेट केवल 3.3% रह जाएगी, जबकि जो 3.5% थी और 5 से 10 साल के ऊपर ये घटकर 6.3% रह जाएगी। इस कटौती के बाद अब एसबीआई चूंकि ट्रेंड सेट करेगा, एसबीआई सबसे बड़ा बैंक है, तो आपको अगले कुछ दिनों में आरबीआई की मौद्रिक पॉलिसी समीक्षा से पहले एक तरफा एफडी के रेट्स में कटौती दिखाई देगी, क्योंकि सबसे बड़ा बैंक है। तो आप कई सारे बैंक डिपॉजिटर्स के लिए ब्याज डिपॉजिट पर जमा दर में कमी करेंगे। तो जो डिपॉजिटर्स हैं, बचत करता है, उनके लिए अब ये इस तरीके की परेशान करने वाली खबरें आएंगी। बैंकों की चुनौती ये है कि आरबीआई उन्हें ब्याज दरें कम करने के लिए प्रेरित कर रहा है। उम्मीद है कि आरबीआई एक कटौती और करेगा मई की अपनी समीक्षा बैठक में और बैंकों पर तब और ज़्यादा दबाव होगा और उसकी तैयारी अब शुरू हो गई है। हालांकि ब्याज दर, डिपॉजिट पर ब्याज दर घटने के समानांतर क्रेडिट की ग्रोथ रेट में कितनी बढ़ोतरी होगी, ये तस्वीर अभी साफ नहीं है और कितनी ब्याज दरों में कमी को पास ऑन किया जाएगा, ये भी हमें देखना होगा। जी, इस बीच आधार प्राधिकरण यूआईडीएआई ने गैर व्यक्तिगत डेटा को सार्वजनिक करने की शुरुआत की है। पारदर्शिता, रिसर्च और डेटा आधारित पॉलिसी मेकिंग को बढ़ावा देने के लिए यूआईडीएआई ने ये फैसला किया है। आधार में एनरोलमेंट, अपडेट, आयु वर्ग जैसी जानकारी को सार्वजनिक किया जाएगा। हालांकि किसी की व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक नहीं होगी। सर, यूआईडीएआई ने आखिर में ऐसा करने की आवश्यकता पड़ी क्यों उनको? यूआईडीएआई पहले से कह रहा है कि वो रिसर्च के लिए, पॉलिसी मेकर्स की मदद के लिए अपने डेटाबेस से कुछ हिस्से को, अपने आंकड़ों को उपलब्ध कराएगा, क्योंकि भारत में लोगों के व्यवहार का, उनके जीवन का, उनके आयु का और बहुत सारा बड़ा डेटाबेस यूआईडीएआई के पास उपलब्ध है। तो ये उस दिशा में डेमोक्रेटाइजेशन डेटा की तरफ है। लेकिन चूंकि आधार की सिक्योरिटी और यूआईडीएआई की सिक्योरिटी को लेकर, डेटा सिक्योरिटी को लेकर सवाल उठते रहे हैं, आधार डेटा
डार्क वेब पर जाता रहा है। इसलिए हमें देखना होगा कि आने वाले समय में सिक्योरिटी कितनी होती है डेटा को लेकर। हालांकि ये बात यूआईडीआई ने स्पष्ट रूप से कही है कि डेटा एनोनिमस है, यानी इसमें किसी की नाम और पहचान नहीं है, बल्कि बड़े ट्रेंड्स हैं जो लोगों को रिसर्च के लिए और पॉलिसी मेकर्स को योजनाएं बनाने के लिए जारी किए गए हैं। जी, इस बीच रिजर्व बैंक ने वैकल्पिक निवेश फंडों यानी एआईएफ में बैंकों और एनबीएफसी की तरफ से किए जाने वाले निवेश के नियमों में बदलाव का प्रस्ताव दिया है। प्रस्तावित नियमों के तहत किसी एक बैंक या एनबीएफसी को किसी एआईएफ स्कीम में 10% से ज़्यादा निवेश की अनुमति नहीं होगी और स्कीम में एक से ज़्यादा बैंक या एनबीएफसी का निवेश 15% से अधिक नहीं होगा। सर, इस सख्ती की वजह आखिर में आप क्या मान रहे हैं और इस तरह के प्रावधानों में और इन प्रावधानों में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे खास बात क्या नज़र आ रही है आपको? इन प्रावधानों पर निगाह थी विपुल जी बाजार की, क्योंकि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड अब भारत में उभर रहे हैं जो कि गैर वैकल्पिक और नए तरीके के उपकरणों में निवेश करते हैं। रिजर्व बैंक ने अपनी पॉलिसी में 2 महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं और ये अपने आप में एक ट्रेंड सेटर पॉलिसी है, प्रेसिडेंट बनेगी, नज़ीर बनेगी। रिजर्व बैंक ने कहा है कि स्कीम के कॉर्पस में 5% तक का जो निवेश है बैंकों का, रेगुलेटेड एंटिटीज जिनको कहा जाता है, जिसमें बैंक और एनबीएफसीज हैं, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होंगे। लेकिन अगर ये 10% के से अधिक होता है, तब फिर 5% से ऊपर निकलता है, तो फिर रेगुलेटेड एंटिटीज को, बैंक और एनबीएफसीज को अपने यहाँ इस निवेश के बदले 100% प्रोविजनिंग करनी होगी। और ये बड़ी बात है, नई बात है कि निवेश के लिए अब इस प्रोविजनिंग की जरूरत है। लगभग प्रोविजनिंग की जरूरत पहले कर्ज के लिए की जाती है, लेकिन अब रिजर्व बैंक ने एक नई व्यवस्था लागू की है और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में जो रिस्क इन्वॉल्व है, जो जोखिम इन्वॉल्व है, उसे कवर करने के लिए बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी होनी चाहिए। अब इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी बाजार में, हमें आने वाले समय में देखना होगा कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को अगर बैंक्स का पैसा चाहिए और बैंक में उसमें निवेश करते हैं तो वो प्रोविजनिंग की पूंजी की व्यवस्था कैसे करेंगे। जी, इस बीच अमेरिका ने कहा है कि वे भारत के उन ट्रैवल एजेंटों पर वीज़ा प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं जो अमेरिका में गैर कानूनी इमिग्रेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। ट्रैवल एजेंटों के अलावा गैर कानूनी इमिग्रेशन कराने वाली एजेंसियों के मालिकों और कर्मचारियों पर भी वीज़ा प्रतिबंध लगाए जाएंगे। अमेरिका में ट्रंप की वापसी के बाद गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ सख्ती बढ़ाई गई है, उसी कड़ी में ये कदम उठाया गया है। सर, अमेरिकी सरकार लगातार दबाव बढ़ा रही है, इन फैसलों का आगे चल करके किस तरीके का असर आप देख रहे हैं और साथ ही साथ दुनिया के बाकी देशों में इसको लेकर के क्या प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं? विपुल, डोनाल्ड ट्रंप अपने इमिग्रेशन नियमों को लेकर किसी तरीके की रियायत देने के पक्ष में नहीं है। ये फैसला 2 दिन पहले भारत में अमेरिकी दूतावास की तरफ से जारी एक आदेश के बाद आया था। अमेरिकी दूतावास ने कहा था कि भारत के वो लोग सतर्क रहें जो अपने निर्धारित वीज़ा से अधिक समय तक या लंबे समय तक अमेरिका में रुकते हैं, यानी ओवर स्टे करते हैं। उन्हें भविष्य में फिर कभी अमेरिका जाने की छूट नहीं दी जाएगी या उनके वीज़ा मंजूर नहीं होंगे। इससे काफ़ी पैनिक, काफ़ी अफरा तफरी है। इसके अलावा डिपोर्टेशन और अमेरिका में प्रवासियों को बाहर भेजने की तैयारी तो डोनाल्ड ट्रंप कर भी रहे हैं और उसे लेकर कानूनी विवाद भी चल रहे हैं। इस बीच अब एजेंसियों पर क्रैकडाउन शुरू हुआ है। भारत से अवैध रूप से लोगों को अमेरिका और दुनिया के देशों में पहुंचाने वाली एजेंसियां बड़े पैमाने पर सक्रिय हैं और अब उन एजेंसियों पर अमेरिका ने क्रैकडाउन शुरू किया और एक कहा है कि अगर ये एजेंसियां अवैध रूप से लोगों को पहुंचाएंगी तो इनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी और इनके जरिए जाने वाले लोगों को वीज़ा नहीं दिए जाएंगे। असर इसका यह हुआ है कि आज ताज़ा आंकड़ा आया, H1B वीज़ा के आवेदनों में ज़बरदस्त गिरावट आई। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद H1B वीज़ा की प्रक्रिया इतनी कठिन और इतनी पेचीदा हो गई है, आमतौर पर डिस्करेजिंग है। डोनाल्ड ट्रंप की सरकारें नहीं चाहती कि भारतीय प्रोफेशनल्स आकर वहाँ काम करें, तो इस वीज़ा की प्रक्रिया में, H1B वीज़ा की मांग में या उसके आवेदनों में कमी आई। दूसरा ये कि डोनाल्ड ट्रंप इमिग्रेशन को लेकर या प्रवासियों को लेकर नियमों का एक नए तरीके का मसौदा सामने रख रहे हैं। दुनिया के अन्य देश भी इसे लागू करने की कोशिश कर सकते हैं आने वाले समय में प्रवासियों को लेकर। जैसे कि ब्रिटेन में कीयर स्टारमर ने, प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने ओवरस्टे करने वाले लोगों को, लंबे समय से रहने वाले लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया और उन्होंने खुद एक घोषणा की है कि इनको किसी तरह से रहने नहीं दिया जाएगा और इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी, इस बीच देश में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के कुल एसेट में आधे से ज़्यादा हिस्सेदारी मेट्रो शहरों की है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के संगठन AMFI यानी एमफी के आंकड़ों के मुताबिक मार्च के अंत तक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की एसेट में देश के टॉप 5 शहरों की 52% से ज़्यादा की हिस्सेदारी रही है। अकेले मुंबई की हिस्सेदारी 27% है।
उसके बाद करीब 13% के साथ दिल्ली, 5% के साथ बेंगलुरु, 4% के साथ पुणे और 3.5% के साथ कोलकाता का स्थान है। सर, इन आंकड़ों को किस तरीके से समझा जाए और ये आंकड़े क्या दर्शा रहे हैं? ये आंकड़े हमें दो तस्वीर दिखाते हैं। एक तस्वीर ये है कि भारत के म्यूचुअल फंड का टोटल आकार और दायरा कितना छोटा है, और दूसरा ये कि अगर हम गिलास को आधा भरा देखें तो पोटेंशियल और संभावनाएं कितनी ज़्यादा हैं, और दोनों को समझना ज़रूरी है। क्योंकि म्यूचुअल फंड उद्योग में, म्यूचुअल फंड निवेश में खासी उथल पुथल मची हुई है। SIPs बंद हो रहे हैं, शेयर बाजार में गिरावट के बाद म्यूचुअल फंड के निवेशक वो कड़वा लेसन सीख रहे हैं, वो कड़वा सबक सीख रहे हैं जो आमतौर पर म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ होता है। ऐसी स्थिति में यह आंकड़ा हमें बता रहा है कि भारत का अधिकांश म्यूचुअल फंड निवेश 5 शहरों तक सीमित है, यानी पूरी तरह अर्बन, और उस अर्बन में भी मेट्रो का फिनोमेना है। अर्बन में भी भारत में तो शहरों की संख्या काफ़ी बड़ी है, पर भारत में दूसरी तीसरी श्रेणी के टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में म्यूचुअल फंड की क्रांति पहुंची ही नहीं है। 27% तो निवेश अकेले मुंबई से आता है, और बाकी जो 4-5 बड़े शहर हैं वहीं सब कुछ केंद्रित है। और ये बता रहा है कि भारत की म्यूचुअल फंड का आधार कितना छोटा है। करीब 8 करोड़ 8.5 करोड़ यूनिक SIP अकाउंट हैं, ऐसे आंकड़ों के संकेत मिलते हैं। तो आधार बहुत छोटा है और शहरों तक सीमित है। भारत के रेगुलेटर्स को, दोनों को, सेबी और जो म्यूचुअल फंड एसोसिएशन है, उसे ये समझना होगा या जानना होगा कि अगर म्यूचुअल फंड का विस्तार किया जाना है तो उसे निचले इलाकों में, निचले शहरों में और भाषाई क्षेत्रों में जाना पड़ेगा, और वो कमजोरी हमें लगातार दिखती है। और अब जब SIP टूटना शुरू हुए हैं, म्यूचुअल फंड निवेशक बाजार की वास्तविकताओं को पचाने की कोशिश कर रहे हैं, तब ये आंकड़ा म्यूचुअल फंड उद्योग को इस बात की तरफ इशारा करता है कि उसे अपने प्रचार में, अपने प्रसार में लोगों तक पहुंचने की अपनी रणनीतियों में बदलाव करना होगा। म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन ये केवल 5 शहरों के लोगों के लिए सही है। बाकी देश के अधिकांश लोग इसके सही और गलत का फैसला लेने की सूचना है या उस तरह की क्षमता भी नहीं रखते हैं। और अगर भारतीय म्यूचुअल फंड उद्योग को बड़ा होना है, बहुत छोटी सी आबादी म्यूचुअल फंड SIPs होल्ड करती है, तो फिर म्यूचुअल फंड कंपनियों को अपने प्रचार की, अपने प्रसार की और अपने उत्पादों की रणनीति बदलनी होगी। अभी जो ताजी रणनीति आई है, सस्ती सिप की 250 और 500 रुपए की सिप की, उसका असर हमें देखा जाना, उससे शायद म्यूचुअल फंड का पेनिट्रेशन या म्यूचुअल फंड की पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी। जी, इस बीच टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद उसके लिए चुनौती बढ़ सकती है। भारी कर्ज के बोझ में दबे होने और हर साल घाटे का सामना होने की वजह से भविष्य में कंपनी के लिए कामकाज चलाना अब मुश्किल हो सकता है। कंपनी पर 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज है, साथ में उसका ARPU भी इंडस्ट्री में सबसे कम है। कोर्ट में कंपनी पहले ही कह चुकी है कि उसे कर्ज नहीं मिला तो अगले साल कामकाज चलाना मुश्किल हो सकता है। सर, अब जो स्थिति देखने को मिल रही है, वैसे में आप वोडाफोन की वित्तीय स्थिति को कैसे आंक रहे हैं और अब कंपनी का भविष्य यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है? वोडाफोन की वित्तीय स्थिति भारत में तमाम लोगों के लिए समझना ज़रूरी है। उसकी 2 बड़ी वजह हैं। पहले बता दें कि एक तो वोडाफोन तीसरी सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी है, जिसके पास एक बड़ा ग्राहक आधार है, जिसे ये पता नहीं कि उनकी कंपनी की वित्तीय स्थिति क्या है। और दूसरी, अब सरकार इसमें 49% की हिस्सेदार है। भारत की अनोखी निजी कंपनी है जिसमें सरकार की बड़े हिस्सेदारी है। और कल जब वोडाफोन ने अदालत में ये बात कही कि उसके पास 2 लाख से ज़्यादा कर्मचारी हैं, उसकी वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि वो चल पाए और डूब जाए, तो इस पर तमाम तरीके की चर्चाएं और आशंकाएं जेन्युइन थी, वाजिब थी। आज शेयर बाजार में वोडाफोन का स्टॉक भी गिरा। तो हम आपको वोडाफोन के भीतर ले चलते हैं, वोडाफोन की तस्वीर बताते हैं भीतर की, जिससे हमें समझ में आएगा कि क्या वोडाफोन अब ब्रिंक पर है। वोडाफोन इस संकट में जहां वो डिफॉल्ट हो सकती है, इसे बेल आउट करना होगा। पहले दिसंबर तिमाही के नतीजे क्या आंकड़े देख लीजिए, करीब 6,000 करोड़ का लॉस है, रेवेन्यू करीब 11,000 करोड़ का है, EBITDA 2,450 करोड़ रुपए का है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार की बकायदारी 2.15 लाख करोड़ की है और बैंक का कर्ज 2300 करोड़ रुपए का है। कैपेक्स के लिए कंपनी के पास 12,090 करोड़ की नकदी है, जिसके जरिए वो 5G और तमाम स्कीमों में निवेश कर रही है। ये वोडाफोन की स्थिति है। सबसे बड़ी चुनौती यह है, वोडाफोन के पास करीब 12.6 करोड़ 4G ग्राहक हैं और कुल ग्राहक 20 करोड़ से कम हैं। एक बड़ा ग्राहक बेस है, फिर भी तीसरे नंबर की कंपनी है, काफ़ी पिछड़ी हुई है जियो और एयरटेल से, तब भी एक बड़े ग्राहकों का भविष्य इस अधर में है अगर ये कंपनी संकट में जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने 18,000 करोड़ रुपए के AGR बकाये पर राहत देने से मना कर दिया था। और अब इसके बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि मार्च 26 तक 18,000 करोड़ रुपए कंपनी लाएगी कहां से, जो उसे सरकार को चुकाना है AGR के तौर पर। और नुकसान और घाटे लगातार बढ़ रहे हैं।
वोडाफोन बाजार में अपना हिस्सा गंवा रही है। वैसे भी भारतीय मोबाइल बाजार में इस समय सुस्ती है, कनेक्शंस की संख्या घट रही है। ऐसी स्थिति में भी हाल में जब 26,000 करोड़ की नई इक्विटी मिली थी, जिसमें कि 1910 करोड़ रुपए प्रमोटर से मिले थे, और सरकार ने भी इक्विटी दी थी, इक्विटी फीस माफ़ी करने के बदले दी थी। लेकिन अब सरकारी बकाया काफ़ी बड़ा है और ख़तरा विपुल जी ये है कि AGR राहत खारिज होने से वोडाफोन के दिवालिया होने का डर है। वोडाफोन सरकार को अपनी देनदारी में भी चूक सकती है और बैंकों को भी अपनी देनदारी में चूक सकती है। यही वजह है कि लगातार जो है वोडाफोन के शेयर में अब दबाव देखने को मिल रहा है। इस बीच केंद्र सरकार कंपनियों की विदेशी ओनरशिप पर अब सख्ती की योजना बना रही है। इसके लिए कंपनी के विदेशी ओनरशिप नियम सख्त किए जा सकते हैं। बदलाव के बाद विदेशी ओनरशिप वाली कंपनियों में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ओनरशिप नियमों की परिभाषा बदली जाएगी और इसे FDI के नियमों जैसा किया जाएगा। सर, आखिर में सरकार ये कदम क्यों उठा रही है और इसके बाद किस तरह के बदलाव की उम्मीद हम कर सकते हैं? दुविधा दिखती है सरकार में विदेशी निवेश और विदेशी ओनरशिप को लेकर। हम एक बार देखते हैं साल के एक हिस्से में सरकार बेहद उत्साह के साथ विदेशी कंपनियों को भारत में बुलाना चाहती है, निवेश कराना चाहती है, और उसके बाद कुछ ऐसे घटनाक्रम होते हैं जिनके बाद विदेशी ओनरशिप के नियमों को लेकर फिर विचार किया जाता है। ताज़ा घटनाक्रम भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के बाद टर्की की कंपनियों पर हुई कार्रवाई है, चीन की कंपनियों पर हुई कार्रवाई है। अब विदेशी कंपनियों की जो लीडरशिप है, जो उनको नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उन्हें लेकर सवाल हैं और जिन्हें नए सिरे से बदलने की कोशिश की जा रही है। विदेशी निवेश के साथ विदेशी स्वामित्व के क्या नियम हो, इसे लेकर सरकार अब गंभीर दिख रही है। संकेत और इशारा ज़्यादातर उन कंपनियों को लेकर है जो भारत के पड़ोस की हैं या भारत के साथ जिन देशों के संबंध अच्छे नहीं हैं, खासतौर से पाकिस्तान और चाइना की, उनके साथ जुड़ी हुई काम कर रही हैं और उन्हें लक्ष्य में रखने की कोशिश है। सरकार इसके नए नियम जारी करने वाली है, जिसके बाद ये स्पष्ट होगा कि भारत में काम करने वाली विदेशी कंपनियों की, विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियों को अब नए व्यवस्था में कैसे संचालन करना होगा। ब्रेग्जिट के 5 साल बाद यूके और यूरोपियन यूनियन में नई डील हुई है। डील में ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी, फिशिंग, पर्यावरण और इमिग्रेशन जैसे अहम मुद्दों को शामिल किया गया। इस डील के बाद यूके में यूरोप के दूसरे देशों की नावों को 12 साल के लिए फिशिंग की अनुमति मिल गई है। यूरोप के दूसरे देशों के साथ संबंध सुधारने की दिशा में यूके का ये बड़ा कदम माना जा रहा है। सर, अगर इस समझौते की जो प्रमुख शर्तों पर अगर गौर करें, वो कौन कौन सी हैं, कैसे देख रहे हैं आप इन शर्तों को? बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा बदलाव था। इस बात की उम्मीद नहीं थी कि ब्रिटेन इतनी जल्दी EU के साथ एक व्यापार डील में चला जाएगा, क्योंकि ब्रेग्जिट ने बहुत ख़राब स्थिति में, बहुत कड़वाहट के साथ ब्रिटेन ने EU से अपने आप को बाहर निकाला था। एक बड़ा राजनीतिक आंदोलन खड़ा हुआ था EU में रहने के कारण, और ये माना जा रहा था कि EU से रिश्ते में ब्रिटेन को नुकसान हो रहा है, और उसके बाद वो ब्रेग्जिट से बाहर आया था। और अब बदली हुई परिस्थितियों में डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ राष्ट्रवाद के कारण, दुनिया के बाजार व्यापार की धुरियों में बदलाव के कारण यूके और EU, जो कि एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी और दूर थे, उन्हें अब एक साथ आने की ज़रूरत पड़ रही है। डेटा पॉइंट पे हम समझते हैं इसे कि दरअसल क्या परिस्थिति है और कौन कौन से ऐसे प्रमुख प्रावधान हैं जिनके जरिए EU और यूके की डील आगे बढ़ेगी। व्यापार में सबसे बड़ी रियायत जो यूके देने जा रहा है वो खाद्य और कृषि उत्पादों का व्यापार सस्ता होगा, उपभोक्ताओं को सस्ते उत्पाद मिलेंगे। ब्रेग्जिट के बाद कई सारी जटिल प्रक्रियाएं लगाई गई थी EU का सामान यूके के बाजार में आने के लिए, इन्हें रियायत दी जा रही है। EU को टैरिफ से छूट भी दी जा रही है यूके की तरफ से, जिससे कि करीब 25 मिलियन पाउंड की बचत होगी। मछली पालन के और मछली के शिकार का जिक्र विपुल जी ने किया। यूके के जल क्षेत्र में मछली पकड़ने की अनुमति दी है। 25% का कोटा भी कम किया गया है। 360 मिलियन का फंड तटीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए रखा गया है। पर जो अगला पॉइंट है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो प्रतिरक्षा का है। क्योंकि नाटो से अब अमेरिका की दूरी बन रही है और यूरोप अपनी सुरक्षा की व्यवस्थाएं नए सिरे से तैयार कर रहा है, इसलिए यूके को $150 बिलियन के EU प्रतिरक्षा कार्यक्रम में हिस्सेदारी मिली है। यानी अब अमेरिका से दूरी बनाकर यूके या ब्रिटेन EU की सुरक्षा व्यवस्था के करीब जा रहा है, और इसके अलावा भी अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। कार्बन ट्रेडिंग को लेकर दोहरे करों से बचाव का प्रावधान भी है। एक जो मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण था और जिसने ब्रेग्जिट को प्रभावित किया था, जो ब्रेग्जिट की बुनियाद में था कि बाकी शेष यूरोप के लोग ब्रिटेन में आकर काम करते थे, इसी वजह से ब्रेग्जिट हुआ था। 30 वर्ष से कम उम्र वालों के लिए रोजगार के और काम करने की सुविधा भी इस डील में दी जा रही है।
प्रधानमंत्री कियर स्टेमर जब ब्रेक्जिट हो रहा था तो रिमेन के पक्ष में थे, यानी यूरोपीय समुदाय में से यूके की रिश्तेदारी और भागीदारी और यूके के यूरोपीय समुदाय में बने रहने के पक्ष में थे। और अब वो सत्ता में है तो उन्होंने इस प्रक्रिया को धीमे को बदलना शुरू किया है और नज़दीकी बढ़ाने की कोशिश की है। लेकिन रोजगार के मुद्दों पर उन्हें अपने देश में विपक्षी दलों का कड़ा विरोध झेलना पड़ सकता है। जी, इस बीच रेटिंग एजेंसी मूडीज की तरफ से अमेरिका की रेटिंग में की गई कटौती के बाद सदी में ऐसा पहली बार हुआ है जब अमेरिका AAA रेटिंग के क्लब से बाहर हो गया हो। इस क्लब से बाहर होने के बाद अमेरिका में बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 30 साल के बॉन्ड की यील्ड 2023 के बाद सबसे ऊपरी स्तर पर है। आशंका जताई जा रही है कि अमेरिकी बॉन्ड से निवेश निकल करके दुनिया के दूसरे देशों के बॉन्ड में जा सकता है। आशंका ये भी है कि रेटिंग एजेंसियां भारी कर्ज को देखते हुए रेटिंग में एक और कटौती भी कर सकती हैं। सर, दुनिया भर के बाज़ारों में अब इससे क्या बदलता हुआ दिखाई दे रहा है आने वाले दिनों में? मूडीज़ की रेटिंग के बदलाव के बाद हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बॉन्ड बाजार में हलचल मची हुई है। विपुल जी, बॉन्ड बाजार क्या, शेयर बाजार में भी हलचल मची हुई। आज भारतीय शेयर बाजार में गिरावट के पीछे भी एक ये महत्वपूर्ण वजह थी। सबसे महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि 1971 के बाद से, 1971 में जब गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हुआ था, तब से लेकर आज तक अमेरिका के बॉन्ड्स को रिस्क फ्री स्टेटस मिला था, जोखिम मुक्त। जैसे दुनिया में कोई एक ऐसी करेंसी है या कोई ऐसी व्यवस्था है जहां निवेश करके कि आप जोखिम से मुक्त रह सकते हैं। और इसलिए दुनिया भर के देशों ने अपने विदेशी मुद्रा भंडारों में का बड़ा निवेश बॉन्ड में कर रखा था। पर जो ताजे आंकड़े दिखाई आए हैं हमारे पास और जो मूडीज का फैसला हुआ, उसके बाद अमेरिका अपने इतिहास में 100 साल में पहली बार उस बड़े कोवेटेड, उस बड़े क्लब से, उस बेहद प्रतिष्ठित क्लब से बाहर हो गया है जहां पर सरकारों के बॉन्ड को AAA रेटिंग की साख शामिल है, मतलब बेजोड़ साख मिली हुई है। इसकी वजह अमेरिका का $36 ट्रिलियन का घाटा है, राजकोषीय गतिरोध हैं। अभी हाल में डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैक्स की रियायतें दी हैं उससे अमेरिका के खर्चे बढ़ने की संभावना है। S&P, फिच और मूडी पहले ही रेटिंग घटा चुके थे। मूडीज ने अब रेटिंग में कमी की है और ये डाउनग्रेड ऐसे समय पर आया है जब दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में खासी उथल पुथल और खासा दबाव है, जो हमें डॉलर पर दिखाई देता, अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई देता है और अमेरिकी डॉलर पर भी दिखाई देता है। और इस वजह से ही हमने देखा कि 30 वर्ष की बॉन्ड पर यील्ड 5% और 10 वर्ष पर 4.5% से ऊपर रही है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि निवेशक अब डॉलर को ओवर वैल्यूड मान रहे हैं, अमेरिकी डॉलर को ओवर वैल्यू मान रहे हैं, इसलिए अमेरिकी डॉलर में और ज़्यादा गिरावट होने की उम्मीद है। ग्लोबल पोर्टफोलियो बदले जाएंगे, AAA रेटिंग वाले देश अब चमकेंगे। हालांकि विपुल जी, एक बड़ी चुनौती है, अमेरिका जितनी बड़ी ताकत है, अमेरिका जितना बड़ा देश AAA रेटिंग क्लब में मौजूद ही नहीं है। अन्य देशों में जर्मनी, नीदरलैंड, कनाडा, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया है, बट इनके बॉन्ड बाजार का भी आकार छोटा है और ये अर्थव्यवस्थाएं भी छोटी हैं और इसलिए ग्लोबल पोर्टफोलियो में खासी अनिश्चितता है कि अगर अमेरिका नहीं तो फिर कौन, किस पर पैसा लगाया जाए, किसके बॉन्ड अब दुनिया में सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। और जैसा आपने संकेत दिया कि अगर व्यापार युद्ध बढ़ता है, तनाव बढ़ता है, तो अमेरिका की रेटिंग में एक और कटौती हो सकती है। AAA से AA1 पर तो आ ही गई है। जी, इस बीच चीन के केंद्रीय बैंक ने एक बार फिर से ब्याज दरों में कटौती की है। 1 साल की LPR को घटा करके 3% और 5 साल के LPR दर को घटा करके 3.5% कर दिया गया है। दोनों दरों में 10 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है। चीन में प्रॉपर्टी मार्केट को सहारा देने के लिए ये कदम उठाया गया है। ये कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब चीन और अमेरिका टैरिफ पर डील के लिए राजी हो गए हैं। सर, चीन की रेट कटौती में क्या कुछ देखने को मिला है और इसका असर आप ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पर किस तरीके से आप देख रहे हैं? विपुल जी, करीब 7 महीने बाद ऐसा हुआ और इसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था बाजार में कि चीन अपनी ब्याज दरों में कटौती कब करता है, क्योंकि चीन आमतौर पर इतनी सक्रियता के साथ यूरोपीय देशों के तहत ब्याज दरों में कटौती नहीं करता। जो कटौती की गई उसमें 1 साल की जो लेंडिंग रेट है उसमें करीब 10 बेसिस पॉइंट की कटौती है और 5 साल के लेंडिंग रेट में भी 10 बेसिस पॉइंट की कटौती है। 1 साल की कर्ज दर 3.1% से 3% और 5 साल की 3.6% से 3.5% के आसपास आ गई है। इसके साथ एक और बड़ा काम
हुआ कि इस फैसले के आने से पहले चीन के 5 बड़े सरकारी बैंकों ने डिपॉजिट रेट भी कम कर दिए और अब 1 साल की जमा दर 1% से नीचे आ गई है। छोटे बैंकों से भी ब्याज दरों में कटौती के संकेत मिल रहे हैं। कोशिश यह है कि टैरिफ वार के दौरान चीन अपनी अर्थव्यवस्था को सस्ती पूंजी की खुराक दे सके, क्योंकि अभी जो ताजे आंकड़े आए थे उनमें उपभोक्ता मांग कमजोर दिखाई दे रही थी और आपको याद होगा दर्शकों को कि चीन ने पिछले 2-3 महीनों में बार बार इस बात के संकेत दिए हैं कि वो कंजम्पशन डिमांड बढ़ाने के लिए और ज़्यादा मदद करेगा, क्योंकि निर्यात बाजार में खासी उथल पुथल है। अमेरिका और चीन के बीच संबंध बेहतर होने की कोशिश हो रही है, लेकिन ग्लोबल मंदी की परिस्थिति में चीन को अपनी ही अर्थव्यवस्था में खपत बढ़ानी होगी। तो चीन ने एक तरफ ट्रेड डील की कोशिश की है और दूसरी तरफ अपनी अर्थव्यवस्था में ब्याज दरें कम करके सस्ती पूंजी डालने की कोशिश की है। इसका असर हमें आने वाले दिनों में निवेश पर और ग्लोबल मार्केट्स में पोर्टफोलियोज की रीबैलेंसिंग पे दिखाई देगा। विदेशी निवेशक अब अलग अलग बाजारों को चुनने की कोशिश करेंगे। जापान गहरे संकट में है, हम आगे उस पर बात करेंगे, और ऐसी स्थिति में चीन के बाजार में अब विदेशी निवेश की आमद या प्रवाह बढ़ सकता है, क्योंकि एक तो व्यापार संधि हो गई है और दूसरा ये चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था में मंदी रोकने के लिए ब्याज दरों में कमी की शुरुआत भी कर दी और इस पर हमारी निगाहें रहेंगी। इस बीच सर, जापान बढ़ती आर्थिक चुनौतियों की वजह से वहाँ के सुपर लॉन्ग बॉन्ड की यील्ड रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गई है। हाल में जापान के 20 साल के बॉन्ड के ऑक्शन में सुस्त रिस्पांस के बाद उसके सुपर लॉन्ग बॉन्ड की यील्ड में जोरदार बढ़ोतरी हुई। 20 साल के बॉन्ड के ऑक्शन में 2012 के बाद सबसे ठंडा रिस्पांस देखने को मिला था। सर, जापान के बॉन्ड का संकट है क्या, और ये पूरी दुनिया को लेकर के क्या कुछ असर इसका देखने को मिल सकता है पूरी दुनिया पर? विपुल जी, आज भारतीय शेयर बाजार में जो गिरावट आई उसमें अमेरिका और जापान का भी योगदान था अपने अपने स्तर पर, इसीलिए इसे समझना जरूरी है। जापान में आज सुपर लॉन्ग बॉन्ड्स, जापान में आज 20 साल के बॉन्ड्स की बिक्री की जानी थी और बैंक उसे खरीदने के लिए बैंक या बीमा कंपनियां नहीं आई, और इसके साथ 2 बड़े संकेत निकल कर आए, जिन संकेत ने बताया कि जापान की अर्थव्यवस्था, जिससे अभी 5-6 महीने तक थोड़ा बेहतरी के संकेत मिल रहे थे, ताजे कॉन्ट्रैक्शन के बाद, ताजे गिरावट के बाद अब अर्थव्यवस्था गहरे संकट की तरफ जा रही है। जापान का बॉन्ड बाजार जापान की अर्थव्यवस्था की तस्वीर का सबसे बड़ा संकेतक है। जापान में जो 40 वर्ष का बॉन्ड है, जो सबसे बड़ा सुपर लॉन्ग बॉन्ड है, उसके ऊपर बॉन्ड यील्ड 20 साल के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई। जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स हैं, उन्हें 10 साल के, उन पर बॉन्ड यील्ड सस्ती है। दिख ये रहा है कि निवेशक लंबी अवधि के बॉन्ड को खरीदने से बच रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनको लग रहा है कि जापान की अर्थव्यवस्था में मंदी की शुरुआत हो रही है और ऐसी स्थिति में जापान की सरकार को फिर नई पूंजी अर्थव्यवस्था में डालनी पड़ेगी, टैक्स घटाने पड़ेंगे और इसके लिए घाटा बढ़ेगा और सरकार को फिर नया कर्ज लेना पड़ेगा, और जिस बॉन्ड की खरीद वापस की जा रही है जापान में, वो प्रक्रिया भी अब रुक जाएगी। जापान का कर्ज जीडीपी का 250% से ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में अब जापान के निवेशक फिर इस संकट की तरफ देख रहे हैं, जहां जापान की अर्थव्यवस्था में सुस्ती, मंदी और कर्ज का बोझ बढ़ने की संभावना है। इसने आज बाजार को डराया, स्पूक किया, क्योंकि एक तरफ लगभग ऐसी ही खबर हमें अमेरिका से दिखाई दी थी। तो अमेरिका और जापान दोनों अर्थव्यवस्थाएं, एक पश्चिम की और एक पूर्व की, दोनों बड़ी अर्थव्यवस्थाएं कर्ज संकट की तरफ खिसकती दिख रही हैं। उनके घाटे रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं और उनके बॉन्ड मार्केट में गहरी उथल पुथल मची है। दोनों जगह बॉन्ड यील्ड बढ़ी हुई है। अब ऐसी स्थिति में बैंक ऑफ जापान कितनी दखल दे पाएगा बाजार में, ये आने वाले समय में देखना होगा, और इसका असर हमें आज एशिया में निवेशकों के उत्साह पर दिखाई दिया और यूरोप में भी दिखाई दिया, और शायद एक वो ये भी वजह थी कि भारतीय शेयर बाजार में आज हमने गिरावट देखी। सर, आज मतलब बिल्कुल इसका असर भारतीय बाज़ारों पर देखने को मिला। 1% से ज़्यादा की गिरावट जो है वो जो है सेंसेक्स निफ्टी में देखने को मिली। करीब 261 अंक गिर करके निफ्टी बंद हुआ। आपसे जानना चाहिए, क्या ये गिरावट अभी और एक्सटेंड होगी? ये जो संकट है, ये जो क्राइसिस है, ये अभी क्या लंबी चल सकती है? और अभी भारतीय बाज़ारों को लेकर के आपका रुख क्या है? विपुल, 2 अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हैं जिन्होंने बाजार के मिजाज को या उसका टेस्ट खराब किया। एक अमेरिका में कर्ज संकट और अमेरिका के बॉन्ड की रेटिंग का डाउनग्रेड, और जापान में आज बॉन्ड आने के बाद आया संकट। ये फिर वापस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर्ज की, ब्याज की और बॉन्ड की साख की रेटिंग की समस्या पैदा कर रहे हैं। दूसरी तरफ 2 और घटनाक्रम थे जिन्होंने आज बाजार का मिजाज खराब किया। अमेरिका ने कहा कि अगर हमसे व्यापार संधि नहीं की गई तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे देशों के खिलाफ, यानी फिर व्यापार युद्ध की संभावना बनती दिखाई दी।
इजराइल के साथ शांति की परिस्थिति नहीं बनी, आज इजराइल ने गाजा में फिर एक्टिविटी की। तो ये कुछ ऐसे घटनाक्रम थे जिन्होंने बाजार को ठहरने और नहीं दिया। दूसरी बड़ी चीज है कि अगर गंभीरता से आप बाजार के अंदर जाएं और चार्ट्स पढ़ने की कोशिश करें तो आपको दिखता है कि निवेशकों में निवेशक रुकने को तैयार नहीं है, धैर्य में नहीं है। उनको लग रहा है कि जितनी बेहतर बढ़ोतरी इस समय दिख रही है उस पर मुनाफा वसूली कर ली जाए, और इसलिए आज सारे हैवीवेट स्टॉक्स में हमने देखा एक क्रॉस द बोर्ड सारे सेक्टर्स में जो तेजी आई थी पिछले 2-3 दिनों में, 4 दिनों में, उसकी बड़ी मुनाफा वसूली की गई और इसलिए बाजार में हमें इतनी बड़ी गिरावट दिखाई दी। और अगर जो निफ्टी के लेवल्स की चर्चा करते हैं तो निफ्टी के लेवल्स को लेकर लगातार पूरे दिन भर इस बात की चर्चा होती रही कि क्या बाजार एक निश्चित 25,000 के लेवल के ऊपर से टिकेगा कि नहीं, और ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब यह है कि बाजार की अंतर्धारणा में अभी निवेशकों का भरोसा नहीं बन रहा है। और अंतिम बात यह कि विदेशी निवेशक जो 2-3 दिन पहले तक थोड़ी बेहतर परिस्थिति में थे, उन्होंने कल भी बिकवाली की और आज भी उनकी बिकवाली किए जाने के संकेत हैं। तो बाजार को बहुत सारी परिस्थितियां हैं, परस्पर विरोधी परिस्थितियां जो खींच रही हैं, और इसलिए शायद आने वाले 1-2 दिनों में हमें बाजार में वोलेटिलिटी का तेज उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल सर। क्या बहुत लोग ये कह रहे हैं कि भारत और यूएस की जो ट्रेड डील की भी अनिश्चितता जो है वो भी बाजार को परेशान कर रही है। इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे सर, एक लाइन में अगर आप प्रकाश डालना चाहें तो। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बयान आया जिसका मैंने जिक्र किया कि जो देश उनके साथ ट्रेड डील नहीं करेंगे उनके साथ सख्ती की जाएगी, इशारा दुनिया के कई देशों के लिए था। जैसे वियतनाम के साथ, जापान के साथ बातचीत शुरू हो गई है, यूके के साथ डील हो गई है, भारत के साथ डील अब थोड़ी ठंडी पड़ रही, जिसे हम बार बार बताते भी रहे। भारत पाकिस्तान के संघर्ष के बाद अमेरिका की भूमिका को लेकर भारतीय पक्ष बहुत सहज नहीं है। हालांकि व्यापार वार्ताएं चल रही हैं, भारत के अधिकारी वहां मौजूद हैं, लेकिन अब उतनी गर्मजोशी, उतना उत्साह नहीं दिख रहा है। भारत की कोशिश ये थी कि अमेरिका के साथ तात्कालिक तौर पर एक छोटी वर्किंग डील कर ली जाए जिससे कि जुलाई से टैरिफ की वापसी ना हो, क्योंकि अब जुलाई करीब आ रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप की अगर उस 90 दिन की समय सीमा को देखा जाए तो उस पर लोगों की निगाहें और बाजार की निगाहें हैं कि जिन देशों के साथ अगर संधि नहीं हुई उन देशों पर क्या टैरिफ लगाए जा सकते हैं। यह आशंका इसलिए भी विपुल जी मजबूत होती दिखती, जिसका असर आज हमें बाजार के सेंटिमेंट पर दिखाई दिया कि अमेरिका में बजट घाटा रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने टैरिफ बढ़ाने के कार्यक्रम से बड़ा राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा था। अभी उन्होंने इनकम टैक्स में रियायतें घोषित की हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में निवेशकों का, बॉन्ड में निवेशकों का भरोसा बनाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के पास 2 ही विकल्प हैं, या तो वो खर्च में कटौती करें, जो टैक्स में रियायतें दी जा रही इनकम टैक्स में अपनी देश की जनता को, उसे रोकें, या वापस नए टैक्स लगाएं और टैरिफ पर जाएं। तो ऐसी स्थिति में यह भी माना जा रहा है कि अगर जिन देशों के साथ सहमति नहीं बनी वहां फिर डोनाल्ड ट्रंप वापस लौट सकते हैं और टैरिफ बढ़ा सकते हैं। ये एक खतरा है जो बाजार को पर दबाव बनाए हुए है। तो भारत और अमेरिका के बीच बातचीत तो चल रही, लेकिन बहुत उत्साही खबरें आने के संकेत नहीं। आज उम्मीद थी कि शाम तक कुछ खबर आएगी, रात तक शायद कोई खबर आए भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार संधि को लेकर आगे बढ़ने की, लेकिन अब वो गर्मजोशी नदारद है और ये भी एक चिंता की वजह बाजार के लिए हो सकती है। एक लास्ट पॉइंट सर, जिसने बाजार को परेशान किया कि जिस तरीके से एशिया की जो 2 बड़े बाजार हांगकांग और सिंगापुर में कोविड के केसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए, और भारत में भी 257 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं अभी, महाराष्ट्र के अंदर, केरला के अंदर, तमिलनाडु। ये इसने भी आखिरी के कुछ मिनटों में बाजार की चिंताएं बढ़ाई। तो क्या ये कोई सीरियस कंसर्न हो सकता है, या आपको लगता है कि ये आने वाले दिनों में ये चीज़ें उतनी बड़ी महत्वपूर्ण है नहीं? फिलहाल तो अभी भारतीय पक्ष, भारतीय स्वास्थ्य विभाग, भारतीय अधिकारी से बहुत बड़ा कंसर्न नहीं मान रहे हैं। जो हांगकांग में और सिंगापुर में जो कोविड के केसेस हैं वो शुरुआती केसेस हैं, और ये माना जा रहा है कि ये उसी कोविड वायरस का एक स्ट्रेन है जो सामान्य संक्रमण कर रहा है। गंभीर परिस्थिति की संभावना नहीं है, लेकिन बाजार को में जब माहौल नकारात्मक हो, निगेटिव ट्रिगर हो, तो कोई भी ट्रिगर निगेटिव हो सकता है। तो ये भी रहा होगा इसका असर। हालांकि भारतीय पक्ष की तरफ से, WHO की तरफ से या दुनिया की किसी संस्था की तरफ से इसे लेकर कोई बड़ी वार्निंग या बड़ा अलार्म घोषित नहीं किया गया। कोविड के जाने के बाद हमने इस तरीके के छोटे छोटे दौर अलग अलग समय पर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में देखे हैं, लेकिन फिर भी चूंकि कोविड की एक पैंडेमिक की याद दिमाग में है, तो स्वाभाविक है कि बाजार ऐसी परिस्थितियों में ऐसी खबरें आने पर सहमता है और उसका असर हमें बाजार में कीमतों पर दिखता है। बात आपने सही कही सर कि जब बाजार पहले से ही नेगेटिव हो और उसमें कोई भी नेगेटिव खबर जो है
वो फिर और ज़्यादा सेंटिमेंट ख़राब कर देती है। तो शायद ये हुआ होगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम खबरों पर विस्तारपूर्वक विश्लेषण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फिलहाल के लिए अब बोनस पॉइंट को समाप्त करने का वक्त आ गया है। बाजार की गिरावट क्या और गहराएगी या फिर ये गिरावट खरीदारी का मौका हो सकती है, इसके लिए सुबह आप जुड़ जाइए अंशुमान सर के साथ सुबह 8:30 बजे, इसके बाद 10 बजे यार बाजार में, दोपहर 1 बजे सवाल लाख टके का में। तो दिन भर बोनस आपको बताता रहेगा, बाजार की जैसे जैसे चाल होगी उस पर आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो फिलहाल बोनस के साथ बने रहिए, मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।